Namaskar and good afternoon, Dr. Vivek Chaturvedi. Welcome to this Thank you. more of a public education program from Narayana Vidyalaya. So I would like to introduce Dr. Vivek as he is a director cardiology and a very renowned and very seasoned electrophysiologist, and I find him one of the best electrophysiologists in Delhi NCR. Thank you. डॉक्टर विवेक, बड़ा बस चल रहा है आजकल सडन कार्डियक डेथ पे, और ख़ासकर अभी एक बड़ा सेलिब्रिटी बॉलीवुड एक्टर था जिसकी सडन डेथ हो गई है। काफ़ी क्वेरीज भी आती हैं कि एरिथमियास क्या है और कैसे इनके बारे में जाना जाए। तो एज ए लेमैन्स लैंग्वेज एरिथमिया बड़ा साइंटिफिक टर्म होता है, बट आप कैसे समझाएंगे पब्लिक को कि व्हाट इज़ एरिथमिया? Thank you first of all, Dr. Pandey. It's a pleasure to be talking to you again. अरिथमिया के बारे में जानने के पहले मैं अक्सर ये देखा गया है कि पब्लिक में हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट के बीच में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लोग इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं। तो ज़रा एक मिनट पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये क्या, इनमें फ़र्क क्या है। डेफिनेटली। तो देखिए, दिल जो है एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पंप है, मसल पंप है जो कि बिजली से चलता है, और इसको जो एनर्जी चलने के लिए मिलती है, जैसे कि आप अपने पंप्स में पेट्रोल या डीजल डालते हैं, ऐसी इस पंप को चलाने के लिए इसके जो ब्लड सप्लाई होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो सप्लाई नसों के ज़रिए इसको मिलती है। जब इन नसों के अंदर चिकनाई इकट्ठा होने शुरू हो जाती है तो ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती हैं। ये ब्लॉकेज शुरुआत में चलने फिरने में, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, भारीपन वगैरह प्रकट करती हैं, पर कई लोगों में ये पता नहीं चलता है, और एकदम से अगर हाफ ब्लॉकेज हो और कोई खून का थक्का आकर उसके ऊपर जम जाए अगर, तो ब्लॉकेज 100% हो जाती है, और इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। जब हार्ट अटैक पड़ता है तब दिल का एक टुकड़ा जो है मरना शुरू हो जाता है। अगर टाइमली इसको नहीं खोला जाए नस को, तो वो पार्ट जो है वो डेड हो जाएगा। इसको हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट जो है एकदम से या तो चलना बंद हो गया, या फिर इतनी तेज़ी से और इतनी अनियमित तरीके से चला कि खून का इफेक्टिव सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है, ब्रेन को खून मिलना बंद हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में आदमी की डेथ हो जाती है। ये ज़्यादातर सडन कार्डियक अरेस्ट जो हम कहते हैं वो इसी को ही कहते हैं। आपने सुना होगा कि लोग सोते हुए उठे ही नहीं, या फिर काम कर रहे थे, साइकिल चला रहे थे, जिम में थे, एकदम से कोलैप्स कर गए और उसके बाद में उठे ही नहीं। ये सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही 90% लोगों में होता है। हार्ट फेलियर एक कंडीशन है जब दिल की जो मांसपेशी है वो कमज़ोर हो जाती है और वो पर्याप्त मात्रा में खून को शरीर के अंदर नहीं फेंक पाती है। इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर के जो प्रमुख कारण हैं हमारे देश में और दुनिया भर में, वो आज भी दिलों की नसों में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक ही है। बिल्कुल। तो सडन कार्डियक अरेस्ट में करीब करीब आधे से ज़्यादा लोगों को तो एक मैसिव हार्ट अटैक पड़ता है, जिसकी वजह से उनका हार्ट जो है एक पार्ट मर जाता है, और जो पार्ट मरना शुरू होता है उसके अंदर बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, जिससे कि बहुत तेज़ गति की धड़कन उठती है और जो अनियमित होती है, और हार्ट जो है वो ऐसे ऐसे करके चल के फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। तो हार्ट अटैक एक कार्डियक अरेस्ट का प्रमुख कारण है। इसके अलावा जिनके हार्ट कमज़ोर होते हैं पहले से, जिनको ऑपरेशन हो चुके होते हैं, या फिर जिन लोगों के वाल्व्स चेंज हो गए हैं, या जिनको बचपन से कुछ और जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों को भी दिल की गति की अनियमितता से हार्ट रेट बहुत स्लो या अगर बहुत फास्ट हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो जितना मैंने समझा पब्लिक के गाइडेंस के लिए कि कार्डियक अरेस्ट एक ब्रॉड टर्म है, एंड हार्ट अटैक इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर कार्डियक अरेस्ट। दैट इज़ राइट। अल्टीमेटली किसी की डेथ होगी तो कार्डियक अरेस्ट से ही होगी। जी हाँ। सो अरिथमिया में जितना, जैसे लोग कहते हैं कि पल्स रेट मेरी ज़्यादा हो गई, डॉक्टर साहब पल्स रेट कम हो रही है। आज कोविड के बाद सबसे कॉमन सिम्टम जो आया आज की तारीख में, अगर मैं 100 पेशेंट देखता हूँ तो 50 आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है। तो क्या पैल्पिटेशन एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये क्या एरिथमिया को नोटिफाई करता है, या हमें कैसे मरीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए यार व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस कि भाई अब चिंता की बात है, अब चिंता की बात नहीं है आपके लिए? जी,
आपने ये बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट सवाल किया है। इसके दो पहलू हैं। एक तो कोविड, क्योंकि कोविड के वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और एक पब्लिक के दिमाग में एक खौफ बैठ गया है। तो पहले 2 मिनट में कुछ कोविड में दिल की धड़कनों की एबनॉर्मलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। कोविड के बाद में कोविड के दौरान और कोविड के बाद में भी अगर आपको माइल्ड कोविड हुआ तो भी उसके बाद में पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक एंटिटी मानी गई है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनों की अनियमितता और कम हो जाना या बढ़ जाना काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है। इसमें चिंता करने का विषय नहीं है, क्योंकि 3 से 6 महीने में ज़्यादातर लोगों का ये ठीक हो जाता है। इसमें कई लोगों को दिल की गति बहुत तेज़ चलने लगती है, कुछ की गति बहुत स्लो हो जाती है। इसके अलावा एक जो चीज़ देखी जा रही है वो ये भी है कि हर घर में आज पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद हो गया है, और लोग चूँकि पैनिक है तो दिन में कई बार अपनी पल्स उसमें नापते हैं। अब जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं और वो आपकी नाड़ी चेक करता है तो ज़्यादातर 15 सेकंड तक देखकर जितना भी नंबर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हार्ट रेट मिलता है। पर जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पल्स को नापता है, मतलब कि 2 धड़कनों के बीच की जो ड्यूरेशन है उसको नापकर उसकी मल्टीप्लाई करके उससे हार्ट रेट बताता है। अब दिल में कई बार एक्स्ट्रा धड़कन भी बन जाती हैं जिनको हम PVCs कहते हैं, और ये कोविड से बढ़ भी जाती हैं पर वैसे भी लोगों में देखी गई हैं। तो जब वो PVC जल्दी आती है तो हार्ट रेट एकदम से बहुत ज़्यादा दिखता है, पर ये PVC कई बार कम ज़ोर से दिल को धड़काती है। पर उसके बाद में जो हार्ट रुकता है थोड़ी देर के लिए, तो उस PVC को काउंट करने की बजाय एक से लेकर दूसरी नॉर्मल धड़कन के बीच में ऑक्सीमीटर जो है काफ़ी दूरी देखकर हार्ट रेट को काफ़ी कम बता देता है। पॉज को वो पकड़ता है और नहीं, पॉज जी से हाँ, हार्ट जी रेट हाँ। कम आता है तो वो फॉल्सली लो हार्ट रेट बताता है। तो करीब रोज़ 4-5 क्वेरी मेरे पास में आती है कि हमारा हार्ट रेट 40 चल रहा है, 35 चल रहा है। इसमें या धड़कन के बारे में वैसे भी जो ज़रूरी है कि धड़कन कौन सी है सीरियस होती है जिसके लिए आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर विवेक, इसमें अगर हम मरीज को बोलें कि तुम पूरा 1 मिनट में अपने हार्ट रेट को देखो तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। पर PVCs के संग में प्रॉब्लम क्या है कि जब आदमी नाड़ी से भी दिखेगा और अगर आप ट्रेंड नहीं है तो कई बार आप उसको मिस कर जाएंगे, क्योंकि जो PVC के संग में हार्ट की धड़कन आती है वो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो कई बार यहाँ तक महसूस नहीं हो पाता। तो अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर में हार्ट रेट कम आ रहा है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आप 1 मिनट तक चहलकदमी करके फिर उसको नाप के देखिए। ठीक है। अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ दिखता है, क्योंकि ये PVCs कई बार चलने फिरने से हार्ट रेट बढ़ने से कम भी हो जाते हैं, तो फिर आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। किसी भी किस्म की धड़कन पैल्पिटेशंस जो दिल के हों, उनमें सीरियस जो रेड फ्लैग्स कहलाते हैं वो होते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स बहुत हो रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर आप गिर जा रहे हैं, कोलैप्स हो जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, तो ये रेड फ्लैग साइंस हैं कि ये धड़कन जो है ये ठीक नहीं है। आपको इसके बारे में प्रॉपर फॉर्मल एक ओपिनियन अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से ले लेना चाहिए। इसके अलावा अगर धड़कन बहुत देर तक लंबा तेज़ चल रही है तो भी ये एक कारण है कि आपको फ़ौरन फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ है, जिन्हें पहले से हार्ट अटैक पड़ चुका है या वेल बदले जा चुके हैं या फिर हार्ट की मसल कमज़ोर है या बहुत मोटी है, ऐसे लोगों को भी अगर पैल्पिटेशंस होते हैं, दिल की धड़कन महसूस होती है, तो उनको कंसल्ट फिजिशियन से कर लेना चाहिए, क्योंकि ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में है, मतलब कि बच्चे या फिर वृद्ध लोग जो हैं, इन लोगों में भी जो पैल्पिटेशंस होती हैं कई बार सीरियस महसूस होती हैं। इसलिए बच्चों और वृद्धों में भी अगर पैल्पिटेशंस हो रही हैं तो इनको लाइटली मत लीजिए। जैसे एक बड़ा कॉमन है पब्लिक में कि 60 से 90 के बीच में हार्ट रेट होना चाहिए, और कई बार आज डॉक्टर साहब मैंने ऑक्सीमीटर में देखा हार्ट रेट 50 आ रहा है या 100-110 आ रहा है। कैसे आप उनको काउंसिल करते हैं कि कब चिंता की बात है, कब चिंता की बात नहीं है ये, या कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे होते हैं जिससे उनका हार्ट रेट कम होता हो, ज़्यादा होता, तो कैसे काउंसिल किया जाए, कैसे रीअश्योर किया जाए कि चिंता की बात नहीं है, या अगर चिंता की बात है तो उनको आगे क्या डायग्नोसिस में क्या क्या यूज़ करने चाहिए, गैजेट्स या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं?
उनको आप जरा हाईलाइट करें। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। तो ये हार्ट रेट की जो रेंज बताई जाती है 60 से 90, इट इज़ अ जनरल गाइड। बाय एंड लार्ज अगर आपका हार्ट रेट 50 के ऊपर चल रहा है और ईसीजी में आपके नॉर्मल रिदम आ रही है तो यू आर फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। हार्ट रेट अगर आपका लगातार नॉर्मल हार्ट रेट अगर आपका 100 या 100 से ऊपर चल रहा है तो लॉन्ग रन में इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज ये एक तरह का चिन्ह होता है कि आपकी हार्ट में कुछ या फिर आपकी बॉडी के अंदर डिकंडीशनिंग है। पर एज सच एक्यूट शॉर्ट टर्म में इससे कोई बहुत खास चिंता करने वाला विषय नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स में हम थोड़ा सा डिटेल में चेकअप करके, इसीलिए फिजिशियन को दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बॉडी में कंडीशंस होती हैं, कुछ थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिनसे कि गति कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा कई लोग बीपी वगैरह की दवाइयाँ खाते हैं जिनसे गति दिल की थोड़ी बढ़ सकती है या घट सकती है। मेन बात वही रहती है कि धड़कन बहुत तेज़ हो या बहुत कम हो, अगर वो एबनॉर्मल सिग्निफिकेंटली होगी तो आपको उससे कुछ कुछ सिम्टम्स ज़रूर आएंगे। अब हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए आज हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे पास में अच्छे गैजेट्स आ गए हैं और जो काफ़ी अफोर्डेबल भी हो गए हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल स्मार्ट वॉचेस आती हैं जो हार्ट रेट वगैरह अच्छे से पकड़ सकती हैं। तो इनकी सहारे से हम इसको, और भी कई तरह के आ गए हैं, छोटे मशीन्स आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, जिसमें जब आपको धड़कन बहुत तेज़ या कम लग रही है तो आप अपनी फिंगर्स को या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके इमीडिएटली ईसीजी निकाल सकते हैं घर पर ही। तो इस तरह से इस फील्ड में आप काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है और काफ़ी आसान हो गया लोगों के लिए अपने दिल की गति की एबनॉर्मलिटी को पकड़ना। जैसे काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो बेसिक कार्डिक पैकेज बोलते हैं। आजकल हार्ट को लेके आदमी काफ़ी अवेयर भी है। 29 को सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे भी है, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस अबाउट कॉमन पीपल। जैसे ईसीजी है, एको है, ट्रेडमिल है, होल्टर है, कैसे आप कंबाइन करते हैं इनको टू रीच टू कंक्लूजन कि भाई ये सारे टेस्ट आपके कराने चाहिए टू रीएश्योर एंड टू रिकन्फर्म, इनके क्या रोल हैं और क्या एडवांटेजेस हैं फॉर अ कॉमन पर्सन? जी, तो ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि आजकल ख़ास करके बड़े शहरों में एग्जीक्यूटिव चेकअप पैकेजेस काफ़ी कॉमन और फेवरेट हो गए हैं। कई कंपनीज़ में हर साल लोग ये पैकेजेस करवाते हैं। तो एक मिनट बताना चाहूँगा कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेजेस का पर्पस क्या होता है। इनका पर्पस ये है कि कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर जो होती हैं ना, वो शुरुआत में साइलेंट रहती हैं और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं और आगे जाके प्रकट होती हैं जब वो कई अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज कर चुकी होती हैं। तब इसकी सबसे बड़ी मिसाल है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो ये जब बीमारी शुरू होती है तब आपको इसके बारे में कोई बाहर ऊपरी सतह पर शरीर में कोई चिन्ह नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि आपकी सांस फूलेगी या आपको खुजली हो जाएगी या बुखार आ जाएगा या चेस्ट पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये काफ़ी दिन तक हमारे शरीर में रह चुके होते हैं और उसके बाद में बॉडी को डैमेज करना शुरू करते हैं, तब जाके हमको मालूम चलता है कि हमारे अंदर डायबिटीज़ थी या ब्लड प्रेशर था। तो जो प्रिवेंटिव चेकअप का जो पर्पज़ है ओरिजिनल, वो यही है कि इस तरह की बीमारियां जो साइलेंट हैं पर जल्दी पकड़ी जा सकती हैं, उनको पकड़ के ट्रीटमेंट दिया जाए। इसीलिए इन पैकेजेस में ज़्यादातर ब्लड प्रेशर और शुगर और कोलेस्ट्रॉल, यूरिन वगैरह जांच की जाती है, ताकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको हम पकड़ सकें। ऐसे ही कैंसर के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग, माउथ स्क्रीनिंग या फिर ब्रेस्ट पैल्पेशन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से आजकल की नई हमारी जो जीवन पद्धति हो गई है शहरों में, वो थोड़ी सी सेडेंटरी हो गई है। तो अब अगर हार्ट की नसों में रुकावट है थोड़ी बहुत, पर अगर आप काफ़ी फिजिकल एफर्ट नहीं करते हैं तो कई बार आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अगर आप ट्रेडमिल टेस्ट कराते हैं तो कम से कम आप फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं और उस टाइम पर अगर आप को कुछ चेंजेस आते हैं तो एक तरह का साइन होता है कि अंदर आपके कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी अगर आपको डायबिटीज़ है तो कई बार आपको साइलेंट स्कीमिया हो जाता है। तो अगेन TMT इज़ वेरी यूज़फुल इन सच पीपल।
होल्टर जो है वो थोड़ा सा एक हालांकि यूज़ काफ़ी किया जाता है, पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि होल्टर जो है एक टिपिकल पीरियड के लिए होता है, 24 से लेकर 72 घंटे या 4-5 दिन तक। जो धड़कन आपकी करीब करीब रोज़ होने वाली होती है उसको पकड़ने के लिए तो ये यूज़फुल है, पर अगर आपको 2-3 महीने में कभी एक बार सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए होल्टर कर सकते हैं, आप उसको, उसके लिए ये एडिक्वेट टेस्ट नहीं रहेगा। स्ट्रोक बड़ा कॉमन है सोसाइटी में, और पहले तो बड़ा एल्डरली एज में था, अब यंग स्ट्रोक्स भी बहुत आ रहे हैं, 30 ईयर्स 40 ईयर्स। कई बार कार्डियोलॉजिस्ट का बहुत रोल होता है, एक कॉल आती है न्यूरोलॉजिस्ट से कि पल्स इरेगुलर है इनकी और इनको स्ट्रोक हो चुका है। तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट परस्पेक्टिव में जानना चाहूँगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन एक बड़ी कॉमन डायग्नोसिस आ रही है, इनफैक्ट मासेस में लोगों को पता चलने लगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी कोई बीमारी है, एरिथमिया का एक खास सेगमेंट हो गया ये। आपका क्या एज ए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट व्हाट इज़ योर मैसेज टू मासेस कि एएफ क्या है, कैसे सस्पेक्ट करें, किन पेशेंट में स्ट्रोक हो रहा है तो एएफ के लिए इवेलुएट होना चाहिए, अगर है तो नई दवाइयाँ आई हैं जैसे रेट कंट्रोल करने के लिए, एक नई ब्लड थिनर्स आए हैं डॉक्टर विवेक, तो उनके बारे में इन ब्रीफ हम चाहेंगे कि एक बार हाईलाइट करें आप। तो पहले कुछ फैक्ट्स बता दूं, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया कि स्ट्रोक या लकवा जो है एक बहुत कॉमन चीज़ होती जा रही है, और भारत में हार्ट अटैक के संग में स्ट्रोक का इंसिडेंस भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और जैसे आपने बताया कि भारत पश्चात्य देशों के कंपैरिजन में 10 या 15 साल पहले हमारे लोगों में, भारतीयों में ये हो जाता है। करीब करीब आधे मतलब 50% जो स्ट्रोक होते हैं उसका कारण नसों की, दिमाग की नसों की रुकावट के बजाय दिल की दिक्कत की वजह से ये होता है। तो दिल में जो दिक्कतें होती हैं उसका जो सबसे बड़ा कारण जिसका स्ट्रोक जो है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ज़्यादातर नॉर्मल लोगों में जो 60 से 90 की गति पर हार्ट धड़कता है, इसकी जो बिजली बनती है वो दाएं ऊपर के कमरे में बनती है, और वो एक नियमित रूप से, रेगुलर रूप से 60 से 90 के रेट पे दिल को धड़काती है। अब जो बाएं ऊपर की तरफ वाला कमरा है, जैसे आपको पता है कि दिल में 4 चेम्बर्स होते हैं, तो जो बाएं ऊपर का जो कमरा है उसमें जब धड़कन बहुत तेज़ मतलब 400, 500, 600 की रफ्तार पर और अनियमित रूप से, इरेगुलर रूप से धड़कती है बहुत तेज़, उस चीज़ को एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो एक कंडीशन है ये काफ़ी कॉमन है, ये उम्र के संग में बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा इसके कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पहले से वेल्व्स की दिक्कतें हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, जो थोड़े से ओवरवेट होते हैं और ख़ास करके रात को खर्राटे हुए लेते हुए उनकी सांसें रुक जाती हैं, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। इन सब कंडीशंस में एएफ जो है, या जिनको कि हार्ट अटैक पड़ चुका है, हार्ट फेलियर हो चुका है, इन सब कंडीशंस में एट्रियल फिब्रिलेशन की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन का 2 बहुत गंभीर इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो सबसे गंभीर कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब दिल का ऊपरी वाला भाग जिसमें कि ये पैदा हो रही है, ये जो रिदम पैदा हो रही है, ये जब इरेगुलर तरीके से धड़कता है तो यहाँ पर खून थोड़ा सा स्लो हो जाता है मूवमेंट, और यहाँ पर खून के थक्के बन जाते हैं। ये थक्के यहाँ से उखड़कर फिर सर्कुलेशन में जाकर अंदर ब्रेन में घुसते हैं तो लकवा पैदा करते हैं। अगर पैर में जाएंगे तो आपके पैर की सर्कुलेशन की सप्लाई रुक जाएगी। तो ये 50% ऑफ स्ट्रोक्स आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। इसके अलावा जब ये धड़कन इस तरह से इरेगुलर रहती है तो कई लोगों को धड़कन महसूस होती है, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करीब करीब आधे लोगों को ये धड़कन महसूस नहीं होती है। कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती है। इसका कारण क्यों है ये हमें नहीं पता, पर यह बात बहुत ज़रूरी है जानने की, ये एक तरह से वो साइलेंट डिजीज़ हो गई जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। तो कई लोगों में ये पता नहीं चलता कि इनको एट्रियल फिब्रिलेशन था जब तक कि वो स्ट्रोक लेके आपके पास में नहीं आते हैं। तो क्या हम इससे ये मैसेज ले सकते हैं कि जितने भी स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर में हो या किसी में हो, एक बार उनको कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर इस डेफिनेटली रूल आउट कराना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हो जाता है इसके बाद। जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट का एक रोल बनता है बहुत अच्छा
जितने भी पेशेंट हैं जिनको लकवा, फालिज या स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, उसमें ये कंसल्टेशन जरूरी होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है उनका कंसल्टेशन एक हृदय रोग चिकित्सक के साथ में। दूसरी दिक्कत ये होती है कि ये दिल की मांसपेशी को कमज़ोर कर देता है, हार्ट फेलियर कर देता है। अब डायग्नोसिस कैसे होती है, तो जिनको लगातार AF चल रहा है उनको ECG में AF जो है वो आ जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन आ जाता है। पर जैसा मैंने बताया कई लोगों में ये साइलेंट रहता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग जो 40 साल से ऊपर के हैं या जिनको ये रिस्क फैक्टर से मैंने बताया आपको कि दिल की दिक्कतें, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा या फिर शराब ज़्यादा पीना, स्लीप एपनिया, ऐसे लोग जब भी किसी डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के संपर्क में आएँ तो अपनी नब्ज़ ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि पैल्पेशन ऑफ पल्स में हमको अगर हार्ट इरेगुलर है तो मालूम चल जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्क्रीनिंग तरीका है इन लोगों को पता करने के लिए। इसके अलावा जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं उनमें अगर पता नहीं चल पा रहा कि क्यों स्ट्रोक हुआ, तो इसमें लंबे टाइम के लिए कई बार हम होल्टर मॉनिटरिंग करवाते हैं ताकि हमें मालूम पता चल जाए। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर AF पकड़ा जाता है तो इसके लिए एक स्पेशल तरह के खून पतला करने की दवाइयाँ जो होती हैं वो बहुत कारगर साबित होती हैं इसके लिए। 75% लोगों को बाकी स्ट्रोक करने से वो प्रिवेंट कर देती हैं। पहले ये दवाइयाँ जो थीं, जो कि एसेट्रॉम या फिर वारफरिन के नाम से पहले अभी भी मिलती हैं, इनको देना थोड़ा सा मुश्किल काम होता था क्योंकि इनकी खाने के साथ में, हमारे खाने पीने के साथ में इनका इंटरेक्शन होता था। इसके अलावा इनकी लेवल्स बहुत ऊपर नीचे होती रहती थी और इसके लिए बार बार एक टेस्ट PTINR करना पड़ता था और कई लोगों को ये पर्याप्त रूप से ब्लड को थिन नहीं कर पाती थी या फिर एकदम से इतना थिन कर देती थी कि लोगों को खून बहने का शक रहता था। तो आजकल नए तरह के न्यूअर ओरल एंटीकोएगुलेंट्स कहलाते हैं, ये आए मार्केट में हैं और अब इंडिया में काफ़ी अच्छे और काफ़ी ठीक दाम पर भी मिलने शुरू हो गए हैं, जिसमें कि आपको बार बार चेकअप नहीं करने पड़ते, इनका असर काफ़ी प्रेडिक्टेबल रहता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मरीजों के लिए आ गई है। एट्रियल फिब्रिलेशन में बाकी जो गति जो है जिसकी वजह से मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है या फिर बहुत सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं। इन दवाइयों का हम इस्तेमाल करके दिल की गति को सामान्य कर सकते हैं। जिन लोगों में ये गति सामान्य दवाई से नहीं हो पाती है, उसमें फिर या जिनमें दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, दवाई नहीं दी जा सकती अगर किसी कारणवश, उनमें फिर आजकल बड़ी अच्छी पद्धति है कि हम जैसे कि एंजियोग्राफी की जाती है उस तरह से जांघ से हम कुछ तार अंदर ले जाते हैं और जहाँ से गति बन रही है उसमें जाके गर्मी देके उस तारों के ज़रिए उस एरिया को हम जला देते हैं, जिससे कि ये गति कंट्रोल में आ जाती है। जिसको आप लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में EPS, कई बार आती है डॉक्टर साहब ने EPS एडवाइस किया, RF एडवाइस किया। तो EPS का मैं चाहूँगा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं मेरे हिसाब से जी, जहाँ आप मार्क करते हैं कि कहाँ से सोर्स ऑफ एरिथमिया शुरू हाँ, हुआ है, बिल्कुल, और उसको आपने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके बर्न कर देते हैं। जी। तो आपके लिए बड़ा सिंपल हो गया डॉक्टर साहब, बट इट इज़ वेरी हाईली स्किल्ड प्रोसीजर फॉर जी जी, इट्स लाइफ सेविंग प्रोसीजर। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है हार्ट फेलियर में और हार्ट के पेशेंट्स में कि पेसमेकर काफ़ी कॉमन होता है। डॉक्टर साहब मुझे पेसमेकर लगा हुआ है। पेसमेकर भी जैसे एक कन्वेंशनल पेसमेकर है जो सिर्फ हार्ट की गति को बढ़ाते हैं, फिर एक पेसमेकर होता है जो अंदर से शॉक भी देता है, एक पेसमेकर है हार्ट फेलियर को करता है, ठीक करता है। तो आप कैसे पेशेंट को कौन सा पेसमेकर चाहिए और उसके लिए क्या एडवांटेज है, हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर जो दिल में बिजली के जो सर्किट बने हुए हैं, इसमें जब अंदर तार बहुत कमज़ोर होकर टूटने की अवस्था में हो जाता है तो दिल का जो बिजली की सर्किट की बनावट है उसमें यह, जैसे मैंने आपको बताया कि दाएं ऊपर कमरे में बिजली बनती है, उसके बाद जहाँ चारों कमरे मिल रहे हैं वहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स ऐसा बना होता है जिसको AV नोड कहते हैं। यहाँ पर आके ये थोड़ी सी धीमी होती है और फिर आगे जैसे कि पेड़ की टहनियाँ होती हैं, इस तरह से बिजली के तार निकल जाते हैं और जा के पूरे मांसपेशी को सप्लाई करते हैं। जब दिल की गति ऊपर के कमरे में बनना ही बहुत कम हो जाती है या फिर जो फ्यूज़ बॉक्स बताया उसके अंदर तो तार जहाँ पर बिजली धीमी होती है वहाँ पर जब तार टूट जाते हैं तो नीचे के कमरे के पंप को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाती और वो बहुत स्लो हो जाता है,
जिसके कारण से लोगों को चक्कर आना, बेहोशी हो जाना, चलने फिरने में सांस फूलना जैसे सिम्टम आते हैं। ऐसे पेशेंट्स में अगर इनके दिल का जो फंक्शन है वो नॉर्मल है, हार्ट फेलियर में नहीं है, मांसपेशी की पावर तो ठीक है पर उसमें बिजली कम जा रही है सिर्फ, तो ऐसे में हम कॉलर बोन के नीचे माचिस की डिब्बी जितनी बड़ी एक मशीन फिट कर देते हैं। यहाँ से एक नस जो है वो दिल के अंदर जाती है, उसका यूज़ करते हुए हम तार अंदर जाके नीचे के कमरे में जाके फिट कर देते हैं। और ये जो मशीन है ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर होते हैं, ये अंदर की आपकी दिल की धड़कन को भांपती रहती है और जहाँ इसको लगता है कि गति पर्याप्त नहीं है वहाँ पर एक्स्ट्रा बीट देके इसको ठीक कर देती है। इन्वर्टर जैसे हो गया, लाइट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सही उदाहरण दिया। तो ये इसको हम कहते हैं पेसमेकर। इसके अलावा जिन लोगों में दिल बहुत कमज़ोर होता है और अंदर बॉडी के दिल के अंदर एक तरह से जैसे कह सकते हैं कि स्कार होता है, जैसे कि बॉडी में स्कार बाहर दिखते हैं हमको, वैसे अंदर कोई टिश्यू डेड हो जाए तो स्कार बन जाता है। उस स्कार में बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग होने की बहुत एक रिस्क रहती है और जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो गति बहुत तेज़ उठती है जो कि जानलेवा साबित होती है। तो आपने देखा होगा पिक्चरों में या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ में कि बाहर से शॉक देके हार्ट की रिदम को वापस लाया जाता है। तो ये मॉडर्न मेडिसिन का मिरेकल है कि वो इतनी बड़ी मशीन अब इतनी सी मशीन के अंदर फिट होके जैसे पेसमेकर फिट होता है वैसे फिट कर दी जाती है और उससे तार आके आपके दिल में फिट कर दिया जाता है। ये मशीन जो है एक तरह से सीट बेल्ट जैसा काम करती है। आप कार में अपने सीट बेल्ट लगा के रोज़ जाते हैं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका एक्सीडेंट भी अगर होगा तो सीट बेल्ट उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकता, पर अगर उस एक्सीडेंट की वजह से आपकी जान जोखिम में जा रही है तो उसमें सीट बेल्ट आपका काम करता है। हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी का डॉक्टर बैठा हुआ है अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये डॉक्टर जो है वो सदैव सतर्क रहता है, जहाँ उसको लगता है कि धड़कन बहुत तेज उठ गई है तो वो झटका देके इसको ठीक कर देता है। इसको ICD कहा जाता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर जिनकी मांसपेशी कमज़ोर हैं, ऐसे मरीजों में कई बार एक पर्टिकुलर साइड के तार जो हैं वो थोड़े से और कमज़ोर हो जाते हैं। तो दिल का जो ये नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है जो मेन पंपिंग चेम्बर है, जब ये खून को पिचकाकर बाहर निकालता है तो दोनों तरफ की दीवारें इकट्ठे चलनी चाहिए। तो ये सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट से जो है ब्लड बाहर निकल रहा है, पर जब एक तरफ का तार कमज़ोर हो जाता है तो ये मूवमेंट डिससिंक्रोनाइज्ड या फिर इनसिंक्रोनाइज हो जाता है। तो ये अब इकट्ठे दीवारें अंदर नहीं आ रही हैं तो खून पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं जा पा रहा। तो इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड हार्ट फेलियर केसेस में हम एक एक्स्ट्रा तार, जिस दीवार की तरफ तार कमज़ोर था अंदर से, एक और तार हम डाल देते हैं और इससे हम दोनों तरफ से वापस सिंक्रोनी को वापस ले आते हैं। तो इसको कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी CRT या बायवेंट्रिकुलर पेसमेकर कहा जाता है और ये उन लोगों में लगाया जाता है जिनमें कि हार्ट फेलियर है, ताकि हार्ट फेलियर बेटर हो जाए। आपने बड़े आसानी से बताया डॉक्टर साहब, बट आपने लास्ट वीक ही जो प्रोसीजर किया है जिसको CRTD बोलते हैं, इट इज़ अ वेरी स्किल्ड प्रोसीजर। तो जी। लगता जरूर है कि बहुत आसानी से होता है, बट उसके लिए आपको 13-14 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। जी। मैं चाहूँगा आप कुछ मासेस के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें इन शॉर्ट, टू कीप देयर हार्ट हेल्दी एंड टू जी बिल्कुल लिव लॉन्गर एंड स्टे फिट, उसके लिए कुछ टिप्स टू। जी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम कोई भी हार्ट की कोई सी भी बीमारी हो, मतलब 90% जो बीमारियाँ हार्ट की हैं, इनके लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इनका रोकथाम करना काफ़ी आसान और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बजाय इनका ट्रीटमेंट करने के। तो अगर हम अपनी जीवन शैली ठीक कर लें, लाइफस्टाइल ठीक कर लें, तो कई सारी, एक नहीं कई सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इकट्ठे प्रिवेंट हो जाती हैं। तो अगर आप ठीक तरह से अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं, बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हैं, आप नशों का सेवन नहीं कर रहे हैं नशे का, तो दिल की धमनियों की रुकावट, दिल की मांसपेशी के कमज़ोर होना, एट्रियल फिब्रिलेशन, दिल की मांसपेशी का मोटा हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना,
सडन डेथ हो जाना, ये सब करीब करीब 3/4 लेवल से, तो ये एक इलाज से 100 बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अपने दिल का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि जब अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ की बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, या आपको कुछ रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हैं, या फिर आपकी उम्र अब 30 साल से ऊपर हो गई है, तो हर महीने 2 महीने नहीं, पर आप 2-3 साल में कभी एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवाते रहिए, जिसमें कि शुगर, बीपी का मेजरमेंट, कभी टीएमटी वगैरह। तो ये चीज़ें मतलब वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाती है पर्सन टू पर्सन। मतलब आपका कहना है कि आप बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन छतरी हाथ में ले सकते हैं। जी बिल्कुल, भीगने से बच सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी इलेबोरेट टॉक, और बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने मासेस को। मुझे लगता है इसको सुन के दर्शक जरूर अपने को सेफ फील करेंगे और आई थिंक सुरक्षित महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू।